अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए पर सरमायाकारी बढ़ा रही है। हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवानाई के नाकाबिल तजदीद ज़राए पर ही फोकस किए हुए हैं। जहाँ एक तरफ दुनिया भर में सोलर, हवा और पानी के नए मनसूबों का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पाकिस्तान में कोयले, तेल और गैस पर चलने वाले मनसूबे ज़्यादा शुरू किए जा रहे हैं। तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए पर सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल हौसला अफजा नहीं। हम अपनी कुल ज़रूरियात का फ़ीसद काबिल तजदीद 31 ज़राए से, जबकि फ़ीसद 49 तजदीद ज़राए से हासिल कर रहे हैं। काबिल तजदीद ज़राए से हासिल हुए हुए 31 कुल फ़ीसद हमारे पास मौजूद है, जबकि 26 जो है बिजली में से फ़ीसद हम पानी को निकाल कर बकिया जो जितने भी फ़ीसद बचते हैं उसकी विंड एनर्जी में भी शामिल करते हैं। इसके मुकाबले में नाकाबिल तजदीद ज़राए से हासिल होने वाली बिजली में से हम लोग 15% फर्नेस ऑयल और 25% LNG, जबकि नेचुरल जो है वो 12% हम गैस इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर में 8 और पावर में जितनी भी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं वो तमाम तर इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस वक्त बिजली पैदा करने की कुल 41,000 सलाहियत मेगावाट है, जबकि मुल्क भर की अगर हम बात करें तो निजी और सनती सतहों पर ज़्यादा से ज़्यादा 29 मेगावाट तलब है, जबकि बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली की तरसील और तकसीम की सलाहियत 22,000 है। जबकि मेगावाट की अगर हम बात करें तो दीगर जो जितनी भी हमारे पास बिजली पहुंचती है उसका अगर हम कुल हजम निकालें तो उसकी तलब जो है वो दिन ब दिन हमें कम मिलती जा रही है, और इसी सूरत में 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल जो है वो हमें उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में सिस्टम में ज़्यादा बिजली होने के बावजूद शॉर्टफॉल बरकरार रहता है, जिसके नतीजे में आवाम को 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में जहाँ 5 से 7 माह गर्मी पड़ती है, हज़ारों मेगावाट बिजली सोलर पावर से हासिल की जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से अभी हम सोलर पावर से सिर्फ मेगावाट 450 बिजली हासिल कर रहे हैं। तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए पर सरमायाकारी बढ़ाने से न सिर्फ मुस्तकबिल की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, बल्कि सनतों और घरेलू इस्तेमाल के लिए कम कीमत बिजली की बिला तातुल फरामी यकीनी भी बनाई जा सकती है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में माहिर एनर्जी जनाब मुस्तफ़ा अमजद साहब मौजूद हैं, और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले बात करूँगी मैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब आपसे, क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने इंट्रो भी दिया और तमाम तर जो एक हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखने की कोशिश की, पाकिस्तान के लिए काबिल तजदीद तवानाई क्यों अहम है? बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन का। आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि पाकिस्तान में एनर्जी की सिचुएशन क्या है। मैं इसको थोड़ा सा एक लिंक्ड वे में, इंटीग्रेटेड वे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से हमारी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो हमारी मईशत के साथ और हमारे माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड हैं। एक ट्रायंगल को इमेजिन करना चाहिए जिसमें एनर्जी, इकोनॉमी और साथ में एनवायरमेंट आ जाता है। किस तरह से है, आपकी जो इकोनॉमी है वो आपकी एनर्जी ज़रूरियात को मुतासिर करती है, आपकी एनर्जी जो है वो इकोनॉमी को मुतासिर करती है, और ये दोनों चीज़ें मिलके आपके माहौल को मुतासिर करते हैं, और फिर आपका जो एनवायरनमेंट है ये दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से करता है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान आपका $1 बिलियन हर माह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल की मद में जो है वो इंपोर्ट करता है, और यही इंपोर्ट जो है पेट्रोल की इंपोर्ट, ऑयल प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट में, तजारती खसारे में जो है वो आती है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इकॉनमी आपकी नीचे जाती है, आम आदमी को ये फेस करनी पड़ती है चीज़। इसकी वजह से आप जब इन्फ्लेशन आ गया है, हमें चीपर एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है जो कि माहौल दुश्मन है, माहौल को ख़राब करते हैं, और जब माहौल ख़राब होता है तो हम ड्राउट्स फेस करते हैं, हम लोग कहत फेस करते हैं, सैलाब फेस करते हैं, और उस सैलाब की वजह से आपकी इकॉनमी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ये एक ट्रायंगल है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। आप कभी भी तवानाई को इकॉनमी से अलग करके या माहौल से अलग करके मुताला नहीं किया जा सकता उसका, या उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपने इकॉनमी मैशियत को ठीक करना है, आपको अपनी एनर्जी में काबिल तजदीद तवानाई के सोर्सेज़ को लाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ लाने पड़ेंगे, जो कि विंड है, सोलर है। आपने अपने इंट्रो में मेंशन कर दिया है कि पाकिस्तान में एक बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है सोलर एनर्जी का। हम लोग सोलर से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उससे ये भी होगा कि हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी। जब इंपोर्ट्स कम होंगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन से कम होने से आम आदमी को फ़ायदा होगा। और दूसरी साइड पे जो ट्रायंगल का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट था
आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट वो ठीक होगा, वो आपकी ना सिर्फ इकोनॉमी को ठीक करेगा बल्कि आपके आम आदमी को भी उस इन्फ्लेशन से निजात दिलाएगा जो कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ेस करें। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। पॉलिसीज़ जो भी हैं वो इकोनॉमी को अलग नहीं किया जा सकता एनर्जी से, एनर्जी को इकोनॉमी से अलग नहीं किया जा सकता, और एनवायरनमेंट को इस क्लाइमेट चेंज के दौर में कभी भी एनवायरनमेंट को अलग करके पॉलिसीज़ जो है वो माशी पॉलिसीज़ जो है वो बनाना बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होगा, या तवील मुद्दती आपकी जो सोच है उसका आकाश नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रख के तमाम चीज़ें करनी चाहिए। मुस्तफ़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। काबिल तरजीह तवानाई की अगर आप बात करें तो कैसे आम आवाम और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप ये शो कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें जिस तरह डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो हम उसको डिलिंक नहीं कर सकते इकॉनमी से, मतलब मईशत से हम उसको अलहदा नहीं रख सकते। पाकिस्तान का बेसिकली जो इस टाइम क्राइसिस चल रहा है, जो इकॉनमी का क्राइसिस है, इस टाइम हमारी गर्दिशी कर्ज़े मेरा ख्याल है 2.67 ट्रिलियन में, मेरा ख्याल है अप्रैल की फिगर थी, 2.67 ट्रिलियन PKR मतलब पाक रुपीज़ इस टाइम पहुँचे हुए हैं। तो ये सारा इसका इम्पैक्ट आता तो अवाम पे ही है। तो अगर मैं इकॉनमी की बात सिर्फ करूं तो इस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी सबसे सस्ती हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस टाइम हमें 3 से 4 सेंट उसका मंसूबा पर किलोवाट पड़ता है। इसके बरअक्स अगर हम तेल इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो इस टाइम उसकी कीमत सिर्फ तेल और तेल की कीमत ही इस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट की जो कीमत है उससे ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह का एक एलिमेंट है जो कि हमें, जिसको हम अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ इकॉनमी की बात है। इन्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ईंधन जलाने वाले हमारे मंसूबे हैं, जो कि चाहे वो कोयले के हों चाहे नेचुरल गैस के हों, उनके कहीं आप थर के इलाके में जाएं, आप आवाम से बात करें, वहाँ पे एयर पोल्यूशन के मैट्रिक्स देखें, आप पानी के मैट्रिक्स देखें, साफ़ पानी के, आपको कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जो माहौलियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज है, उसमें पाकिस्तान रैंक्स अमंग्स द टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि हम उन 10 मुल्कों में हमारा शुमार होता है जिनके ऊपर माहौलियाती तब्दीली के जो आसार हैं वो सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इस तरह के एक सेटअप में हम लोगों को अपने तौर पे भी कुछ कदम लेने हैं ताकि हम आलमी दुनिया को भी ये बता सकें कि हमारे ये मसाइल हैं, हम उसको समझते हैं, हमारी आवाम में ये शऊर है, और साथ ही साथ लोगों में भी हमें ये एक चीज़ बनानी है, उन्हें समझाना है कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, किस तरह ज़रूरी है, और क्यों हमने वी हैव टू मूव अवे फ्राम कोल एंड नेचुरल गैस, और हमने क्यों सोलर और विंड की तरफ मूव करना है। तो ये मेरा ख्याल है इसके, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, तीनों एस्पेक्ट्स में एनर्जी का तो है ही है, साथ ही साथ आपका इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, तीनों एस्पेक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा आम आदमी को इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। चलें, बिल्कुल यही बात तीनों एक्सपेक्ट्स में देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि ये माहौलियात की जो हम बात करें, माहौलियात के ऊपर जो असरअंदाज करती है, माहौलियात के लिए कितना अहम है और ये कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? पाकिस्तान, मुस्तफ़ा साहब ने एक अहम पॉइंट रेज़ किया है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का बेशक कार्बन शेयर जो है वो बड़ा एक छोटा शेयर है, लेकिन जो पाकिस्तान माहौलियाती तग़य्युर में या क्लाइमेट चेंज में अफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, वो कोई 8वें नंबर पे आता है। मींस के एक डिसप्रोपोर्शनेट किस्म की जो है वो एक लहर चली है कि हम लोग अफेक्ट करने वाले नहीं हैं लेकिन हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मुल्क में एक इनइक्वालिटी, दुनिया में एक इनइक्वालिटी नज़र आती है कि वो जो आपके इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जो आपके वो कंट्रीज़ हैं जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, वो आपकी कार्बन शेयर को बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो बुरे असरात हैं, वो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे पड़े हैं। तो पाकिस्तान भी बिल्कुल उसी तरह से उसी चीज़ का शिकार है। पाकिस्तान में जो माहौल पे इफ़ेक्ट आ रहा है वो 3 तरह से आ रहा है। पहला इफ़ेक्ट ये है कि हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि मौसमी तग़य्युर की वजह से बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। हमें नहीं पता कि मूनसून कितनी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, उससे फ्लैश फ्लड्स, सैलाब बड़े आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक बड़ा शदीद किस्म का सैलाब जो है वो फेस किया, और उसने हमारी इकॉनमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान पहुँचाया। और तीसरा जो एक नुकसान है वो ये है कि बारिशों का ना होना। हमें ये भी नहीं पता कि किसी एक साल में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी और किसी साल में नहीं होगी। तो इस चीज़ को अगर हम ठीक करना चाह रहे हैं तो हमें एनर्जी की वो
वो ज़राए यूज़ करने हैं जो कि काबिल तजदीद हैं, इस सेंस में काबिल तजदीद हैं कि वो माहौल दोस्त हैं और वो इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। और ये जब चीज़ें हम अपने घर में पाकिस्तान में कर लेंगे तो फिर मेरे ख़्याल से इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट उन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ अपने कर्ज़े रीस्केजुअल करवा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इकोनॉमी में जिसको आप डेट स्वैप टू नेचर कहते हैं, कि मतलब आप नेचर वाले सॉल्यूशंस लेके आएँ तो जो आपके इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो आपके कर्ज़ों को माफ़ कर देते हैं या रीस्केजुअल कर देते हैं। तो हम अगर इस तरह की चॉइसेस लेके आते हैं तो हमारे पास वो कॉस्ट या फाइनेंसिंग भी आ सकती है जिसके थ्रू हम इन मंसूबों को पाकिस्तान में लगा सकते हैं। हम अपने माहौल को भी ठीक कर सकते हैं और हम अपनी एनर्जी को भी ठीक कर सकते हैं, और इन दोनों के ठीक होने से हमारी इकोनॉमी को भी वो रिलीफ मिलेगा जो कि आम आवाम को आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है कि वो मिलता रहे। यानी आप ये कह रहे हैं कि चॉइसेस को वसी करने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में तवानाई के शोबे की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान में पोटेंशियल तो आपने जिस तरह खुद बताया, विंड और सोलर का बेशुमार पोटेंशियल है। अगर हम कंपैरिजन करें एशिया से ही, अगर हम कंपैरिजन करें तो विंड और सोलर की मार्केट्स इस टाइम काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हमसे आगे निकल गई हुई हैं। पाकिस्तान में हमने पॉलिसीज़ तो अच्छी डिफ़ाइन की हुई हैं। सो हमारे पास एक ARE पॉलिसी है 2019 की जो ये कहती है कि 30% हमने विंड और सोलर, 30% हाइड्रो, यानी कि टोटल 60% हमने रिन्यूएबल्स का शेयर कर देना है बाय 2030। अभी जिस तरह आपने शुरू में बताया कि अभी हम 5-6% पे बैठे हुए हैं, 7 साल का एक अरसा रह गया है जिसमें हमने ये सारा डेफिसिट मीट करना है। तो पाकिस्तान के पास एम्बिशन तो है, पर उस एम्बिशन को ट्रांसलेट करना है हमने एक्चुअल एक्शन में। ये जो चीज़ है ये मिसिंग है, ये हमें काफ़ी हद तक इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक रही पोटेंशियल की, तो मेरा ख्याल है 345 गीगावाट हमारा विंड का थियोरेटिकल पोटेंशियल है, जो कि मेरा ख्याल है पूरे मुल्क को एक तरह से कई बार चला सकता है। इसी तरह आपने जिस तरह खुद कहा कि सोलर का जो हमारा एक पोटेंशियल है 6 to 7 मंथ्स हमारी समर रहती है, और नॉर्थ टू साउथ आप नॉर्दर्न मोस्ट एरिया से लेके आप कराची तक, आपके कोस्टल एरियाज़ तक हर जगह सूरज की अच्छी रोशनी आती है, एक अच्छा आपका एक रिसोर्स अवेलेबल है। तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को, बल्कि ना सिर्फ ग्रिड से, बल्कि लोग अपनी घरों की छतों पे सोलर पैनल्स लगा के काफ़ी हद तक अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको बहुत सस्ते तरीके से पूरा कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो बहुत हमें वी आर वेल पाकिस्तान नेचर की जितनी चीज़ें हैं उनमें हम वेल स्टॉक्ड हैं, मगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द लेवल जिस पे हमें होना चाहिए। हमारे शायद उस तरह के जो विद इन एशिया भी इस टाइम हमारे नेबर्स हमसे काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत काम हो रहा है ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। पाकिस्तान में अभी तक हम थोड़ा सा इस पे लैग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इस पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हमने अपने आप को एक क्लाइमेट लीडर बनाना है, अगर हमने दुनिया को ये बावर करवाना है कि हमारे क्या मसाइल हैं और हमारे क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं उनको हमने, उसके लिए हमें फ़ंड्स चाहिए, अगर हमने लॉस एंड डैमेज में, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस में अगर हमने पैसे लेकर आने तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ना सिर्फ अपनी कौम के लिए बल्कि इस तरह के जो मंसूबे हैं, जिस तरह के डेट टू नेचर स्वैप्स की डॉक्टर साहब ने बात की, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तो हमें एटलीस्ट ये सारा कुछ दिखाना भी पड़ेगा और अपने लोगों को भी ये समझाना पड़ेगा। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट अ लॉट नीड्स टू बी डन। चलें, जो मईशत की आपने बात की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल जो मईशत है उसका तो बुरा हाल है, क्योंकि हम मईशत के ऊपर ही एक सवाल कर लेती हूँ मैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसे मौसर साबित हो सकती है, अच्छी साबित हो सकती है? एक बड़ी जर्नल सी एग्जांपल दूंगा आपको। 2022 में अमेरिका ने अपना, चूँकि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इन्फ्लेशन इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना आजकल। अमेरिका भी उससे सफ़र कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी सफ़र कर रहे हैं। तो अमेरिका ने इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक एक्ट बनाया अमेरिकन पार्लियामेंट ने। उस एक्ट का नाम है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। उस एक्ट में डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से आप इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन खर्च कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप वो काबिल तजदीद ज़राए जो कि लोग लगा सकते हैं और हुकूमतें लगा सकती हैं और आपका प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है, उसको आप टैक्स रिलीफ दें ताकि वो उसको इंसेंटिव मिले और वो दूसरे ज़राए जो कि फॉसल फ्यूल बेस्ड हैं उनसे सस्ते हो जाएं।
तो वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के थ्रू एक तो इन्फ्लेशन कम की जा रही है अमेरिका में, और दूसरा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया जा रहा है ताकि वो एनर्जी की अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से ये जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक टर्मोइल चल रहा है, इसको एक साइड पे रखते हुए हमें लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें आप अपने माशी मसाइल का हल इन काबिल तजदीद ज़राए के थ्रू जो है वो सॉल्यूशन पेश करें। एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, पाकिस्तान हर माह $1 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर हम इस ऑयल का अगर 30% भी सेव कर लें तो वो 300 मिलियन पर मंथ हम सेव करते हैं, विच मीन्स कि हम एक साल में $3.6 बिलियन बचा रहे होंगे सिर्फ़ और सिर्फ 30% अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सेव करने से। और हम अभी जो IMF से एग्रीमेंट में है वो कोई अराउंड $4 to $5 बिलियन है। हम हर साल सिर्फ अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काबिल तजदीद ज़राए लाने से, रीन्यूएबल एनर्जी लाने से हम अपने हर साल 3 से 4 बिलियन बचा सकते हैं। और वो किस तरह से हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएँ, हम जो है वो अपने ग्रिड में विंड को, सोलर को यूज़ करें, हम जो है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस तरह से उन्होंने सोलर पैनल यूज़ करते हुए अपने घर का जो बिल है उसको ठीक करना है, किस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड को कम करना है, किस तरह से एफिशिएंट एनर्जी अप्लाइंसेस ला के उन्होंने अपने डिमांड को करना। और दूसरा ये कि किस तरह से हमने अपनी आदत को बदलना है ताकि हम एनर्जी सेविंग नेशन बन सकें। और वो किस तरह से हो सकता है कि हम अपनी ज़्यादा जो है वो मास ट्रांजिट को यूज़ करना शुरू कर दें, और वो मास ट्रांजिट सिस्टम जो कि काबिल तजदीद एनर्जी पे इन्हिसार कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फॉर्म में, इस तरह से करते हुए हम अपनी इकॉनमी को भी ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को भी कम कर सकते हैं। जस्ट लाइक USA ने अपना जो है वो लेजिस्लेशन करके अपने हम पॉलिटिकल टर्मोइल फेस करें, इस पॉलिटिकल टर्मोइल से हमें एक ऐसे एक्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है जो कि हमें इन्फ्लेशन से भी छुटकारा दिलाए और हमारी एनर्जी की ज़रूरियात को भी जो है पूरा करें। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि वसाइल ऐसे होने चाहिए, अप्लाइंसेस ऐसे होनी चाहिए जिसकी वजह से हम तमाम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं और अपनी मईशत जो कि हमारी पाकिस्तान की मईशत है उसमें काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। लेकिन मईशत को बचत करने के लिए ज़राए भी बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, अप्लाइंसेस ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों की बचत हो। यही सवाल मुस्तफ़ा साहब से कहूँगी कि मुस्तफ़ा साहब, मईशत की तो हमने बात की, लेकिन ज़राए बढ़ाने के लिए किन बुनियादी चैलेंजेस का सामना है? बिल्कुल, और बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं कि एक चीज़ जो हम करते आ रहे हैं उसे छोड़ के कोई और नई चीज़ करें, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको पैसे चाहिए। हमारी मईशत इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, मगर इसी में एक अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह की चीज़ों में प्राइवेट फाइनेंस को अट्रैक्ट करना, इंटरनेशनल फाइनेंस को अट्रैक्ट करना एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कंट्रीज इस टाइम कर रही हैं। सो अब अगर हम कोयले का मंसूबा लगाएंगे तो मेरा ख्याल है इस टाइम आपको दुनिया भर में सवाए, बल्कि अब मेरा ख्याल है कल इंडिया ने भी अपने बिल में प्रपोज़ कर दिया है, चाइनीज़ बैंक्स भी अब इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। ADB, वर्ल्ड बैंक, जितने आपके इंटरनेशनल बैंक्स थे, दे आर ऑल मूविंग अवे फ्रॉम फाइनेंसिंग कोल नाउ। तो कोयले की फाइनेंसिंग आपको कोई देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में अमूमन जितने भी मंसूबे लगते हैं वो यूजुअली डेट प्लस एक्विटी, यानी कि काफ़ी हद तक कर्ज़े लेके लगाए जाते हैं, 80% तक उसमें अक्सर कर्ज़ा होता है। तो इसमें अब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ज़ुमरे में हम काफ़ी हद तक फाइनेंसिंग अट्रैक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल, जो कि अगेन जिस तरह डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की कि अगर हमारी बिजली के मंसूबे बढ़ेंगे, हमारी बिजली का जो नेट प्राइस है वो सस्ती होगी। जो बास्केट प्राइस है अभी काफ़ी महंगी पड़ती है, हमारी इंडस्ट्री को बिजली बहुत महंगी पड़ती है, हमारे कंज्यूमर को बिजली बहुत महंगी पड़ती है, कि सो मच सो कि अब लोग अपनी ज़रूरियात होती हैं बिजली की, मगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह आपने भी शुरू में बात की, हमारी डिमांड ग्रो नहीं कर रही है। तो अगर हम सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचाएंगे, इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे। एक और चीज़ जो कि डॉक्टर साहब ने भी थोड़ा सा जिक्र किया, मैं उस पर थोड़ा एक्सपैंड कर दूं कि गैस भी हमारी एक ख़त्म होने वाली रिसोर्स है, एक फाइनाइट रिसोर्स है। उसके भी हमारे पास जो कौमी ज़खायर हैं वो शायद 10 साल के रह गए हैं। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि हम कम्पीट कर सकें इस टाइम यूरोपियन ममालिक से इंटरनेशनल मार्केट्स में RLNG के लिए या
नेचुरल गैस के लिए या इम्पोर्टेड कोल के लिए, क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर हम ये सारा इंपोर्ट करने लग जाएं तो हमारी बिजली की अभी कीमत इतनी ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे ये सारा प्रेशर आवाम के ऊपर आएगा। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है कि हम वो चीज़ लेके आएँ जिसके लिए हमें फाइनेंसिंग भी मिल सकती है, जिसके लिए हमें प्राइवेट फाइनेंस मोबिलाइज करना भी आसान है। अब रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा मंसूबा है जिसमें इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बैंक्स भी तैयार हैं, इन्वेस्टर भी तैयार हैं। पाकिस्तान में जिस तरह शुरू में बात हुई बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी रिसोर्स है, तो देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। बस उसमें अगेन वही बात है कि आपको सही पॉलिसीज़ लेके आनी है, आपने इस फाइनेंस को अट्रैक्ट करना है, आपने थ्रू पॉलिसी एक्शन में ट्रांसलेट करना है पॉलिसी को, कि पॉलिसीज़ अच्छी बनाना इज़ जस्ट द फर्स्ट पार्ट। उस पर एक्शन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो मेरा ख्याल है दैट्स द एरिया जहाँ पे इस टाइम गवर्नमेंट को अगेन कीपिंग इन माइंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी फोकस भी करना चाहिए। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सारा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ जाएगा, तो ज़ाहिर है आवाम तो वैसे ही महंगाई से तंग आ चुकी है और इस तरह के वसाइल जो है आवाम जो है वो अपने पास से नहीं कर सकती। ना आवाम के पास इतने वसाइल हैं कि वो इन तमाम अप्लाइंसेस को जो है वो देखे या इतने अप्लाइंसेस की तरफ बढ़े, क्योंकि ये तमाम पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसी पॉलिसीज़ के तहत आवाम जो है वो उसको यूटिलाइज़ करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से बिजली की पैदावार बहुत कम है। अगरचे हुकूमत काबिल तजदीद तवानाई के ज़खायर से बिजली पैदा करने को तरजीह दे रही है, लेकिन महदूद सरमायाकारी, एक्सचेंज रेट में अदम इस्तेकाम और अवाम में आगाही ना होना इसकी राह में बड़ी रुकावट है। अपने दोनों गेस्ट को भी इसमें शामिल गुफ्तगू करेंगे और इनसे भी तमाम तर इसी हवाले से जानेंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पर। सफदर अब्बास ने रिपोर्ट तैयार की है, उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर पाकिस्तान में बिजली की तलब बढ़ी तो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही मसाइल का हल नजर आए। क्लाइमेट चेंज एक्शन, मतलब हीट देखें आप किस तरह क्रिएट हो रही है, कैसी हीट वेव्स आ रही है, ये सारे इश्यूज हैं। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि यार ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, इससे हमें बाहर निकलना है और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। फरवरी 2023 में 7,756 गीगावाट्स पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा सिर्फ 5% था। हुकूमत ने 2025 तक बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का शेयर 20% और 2030 तक 30% बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। तवानाई शोबे के माहिरीन कहते हैं कि माहौल को कार्बन से पाक करने के लिए हुकूमत भी मुखलिस है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए के लिए स्टेट बैंक फाइनेंसिंग भी कर रहा है, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे। सोलर और विंड दुनिया में कैसे आगे बढ़े, उसमें यह था एक तो उसकी कॉस्ट कम हुई, दूसरा उसको फाइनेंसिंग ईजी अवेलेबल की गई। स्टेट बैंक ने एक अपनी पॉलिसी निकाली स्पेशल कि मैं आपको मैक्सिमम 6% पे मैं आपको इसके लिए पैसे दूंगी। आपने ड्यूटी ज़ीरो कर दी, आपने टैक्सेस ज़ीरो कर दिए ताकि लोग इसकी तरफ फोकस करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस हवाले से संजीदा नजर आते हैं। न सिर्फ निजी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों को पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है, बल्कि तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की जिसमें तमाम तर तवानाई के हवाले से बताया गया है किस तरह के मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी भी हमें देखने की ज़रूरत है कि कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनको उजागर करके तमाम तर जो तवानाई है उस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आवाम को जो है वो इस वक्त सस्ती बिजली और गैस, ये तमाम चीज़ों की अशद ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों को काबू पाने के लिए इसी तरह से हल निकालने पड़ेंगे। हुकूमत मिलकर बैठ कर ये तमाम तर हल निकालेंगे। और साथ ही मेरे मौजूद गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद है।
डॉक्टर खालिद वलीद मेरे साथ मौजूद है, साथ ही डॉक्टर मुस्तफ़ा भी मेरे साथ मौजूद है। खालिद वलीद साहब, आपसे जानूंगी, क्योंकि हमने मईशत की बात कर ली, ज़राए की बात कर ली हमने, लेकिन जो पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, मुस्तफ़ा ने जो है बड़ी अच्छी बात की थी कि पॉलिसीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ें खुद ब खुद जो है वो इंगेज होती चली जाएगी। आप क्या समझते हैं पॉलिसीज़ को किस हद तक जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है और किस तरह से लेकर चलना चाहिए? देखिए, पॉलिसीज़ की मद में पॉलिसीज़ तो हमारे पास हैं। हमारे पास ARE पॉलिसी है, 2019 में बनी थी। हमारे पास नेशनली डिटरमिन्ड जो गोल्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, NDCs जिन्हें कहते हैं, वो एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो बना है। प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, फेडरल लेवल पे पॉलिसीज़ हैं। जो बेसिक मसला आता है वो ये आता है कि आपने उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, वो किस तरह से मार्केट उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि आजकल का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अकेले बैठ के कोई भी एक इनिशिएटिव लेके काम नहीं कर सकती जब तक उसमें जनरल पब्लिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस चीज़ को कम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो पॉलिसीज़ आर देयर, पॉलिसीज़ हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसी, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी आ गया कि स्टेट बैंक ने भी एक बड़ी जामे पॉलिसी दी कि आप किस तरह से काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए को आप जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे होना है, वो इम्प्लीमेंट एक तो मुल्क में जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो एक बड़ा फैक्टर है, और दूसरा ये है कि किस तरह से आप इंसेंटिवाइज़ करते हैं इन चीज़ों को, आप टैक्स एग्जम्पशंस कितनी देते हैं, कितनी टैक्स छूट देते हैं ताकि वो दूसरे एनर्जी के ज़राए से थोड़ी सी सस्ती लगने लगें ताकि लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकें। लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसको लगाने की। तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ अपनी इस तरह से रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए मार्केट में कि आपके जो काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए हैं वो इंसेंटिवाइज हो सकें, वो सस्ते हो सकें। पॉलिसीज़ आर देयर, प्रोविंशियल पॉलिसीज़ भी हैं, फेडरल लेवल पे पॉलिसीज़ भी हैं। आपका पूरा फ्रेमवर्क, रोड मैप एग्जिस्ट करता है, आपने किस तरह से अपने सर्कुलर डेट को, गर्दिशी कर्ज़ों को ख़त्म करना है और ख़त्म होने किस तरह से हैं ये भी मौजूद है। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, और इम्प्लीमेंट गुड विल से हो सकता है, इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ हो सकता है, इम्प्लीमेंट इस सोच के साथ हो सकता है कि आपने अगर अपनी इकॉनमी को ठीक करना है तो आपने इसका सलूशन अपने इन्वायरमेंट में देखना है और इसका सलूशन आपने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी में देखना है, ताकि आप ना सिर्फ लोगों को रिलीफ पहुंचा सकें बल्कि आप अपने मुल्क को तवील मुद्दती पॉलिसी के थ्रू आगे 10 साल, 50 साल, 100 साल की प्लानिंग कर सके। क्योंकि फॉसल फ्यूल का मसला ये है कि फॉसल फ्यूल इज़ नॉट हेयर टू स्टे। फॉसल फ्यूल ने किसी न किसी टाइम पे ख़त्म हो जाना है। बेशक वो अभी हमें अफोर्डेबल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सस्टेनेबिलिटी की सेंस में देखते हैं, अगर आप इसको लॉन्गर रन में देखते हैं, 50 साल, 60 साल तक देखते हैं, मुस्तफ़ा ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास एक बड़ा सस्ता एनर्जी का सोर्स था, दैट वाज सुई गैस। वो सुई गैस अब डिप्लीट हो रही है, वो ज़राए ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि 2030 तक पाकिस्तान 80% अपने ये जो कुदरती गैस के जो रिसोर्सेज हैं इनको ख़त्म कर चुका होगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपको इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है, और इसका अल्टरनेटिव मेरे ख़्याल से काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए विंड और सोलर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि आपने भी कहा और मुस्तफ़ा ने भी यही बात कही कि गैस के जो हमारी चीज़ें या ज़खायर है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और इन केस अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमें नहीं पता कि वो हमें मिलेंगे भी या नहीं, जब तक अगर हमारे पास चीज़ें जो है वो वैलिडिटी तौर पर हमारे आगे नहीं आ जाती। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि हुकूमत को इस पर वाज़ेह तौर पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा, आप जो है इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें हुकूमत के किरदार को कैसे देखते हैं? रोल क्या होना चाहिए इस पूरे जो है सिनेरियो के अंदर? इसमें इस तरह है कि देखें, हमारी पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो 2019 में ARE की पॉलिसी आ गई। उसके बाद उस ARE पॉलिसी ने ये कहा कि हमने ऑक्शंस के ज़रिए यानी नीलामी के ज़रिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाने हैं। आज 2023 तक हम लोग उस पॉलिसी के तहत कोई ऑक्शंस नहीं करा सके। पिछले 4 साल में उस पॉलिसी के तहत कोई मंसूबा नहीं लगा सके। तो जो इनएक्शन है वो मेरा ख्याल है हुकूमत ने इस चीज़ पे अपना फोकस होना चाहिए कि क्यों हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो अब पाकिस्तान करने जा रहा है, मई में इन्होंने एक डेडलाइन रखी है, एक 600 मेगावाट का मंसूबा लगाने के लिए। बिड्स आजकल ओपन है, उसके बाद इसकी ऑक्शंस में जाएगी। तो ऑल्दो वर्क इज़ स्टार्टिंग नाउ, और वो अगेन वही बात है कि बहुत देर कर दी, मगर
फिर भी स्टिल बेटर कि चलें काम हो तो रहा है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। जिस डॉक्टर साहब ने कहा 6% फाइनेंसिंग स्टेट बैंक ने हमारे एक स्कीम इशू कर दी कि आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप 6% पे फाइनेंस ले सकते हैं। और आज के दौर में जिधर आपकी इंटरेस्ट रेट 20-21% तक पहुंचा हुआ है, दिस इज़ एन एक्सीलेंट पॉलिसी। प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। आप बैंक्स में जाएंगे तो आपको लोन देने के लिए काफ़ी हद तक इस टाइम बैंक्स तैयार ही नहीं होंगे, या वो आपसे कोलैटरल में कहेंगे कि आप अपना घर गिरवी रखवा दें, या आप अपना जो फैक्ट्री है जहाँ पे आप सोलर पैनल रखवाना चाह रहे हैं वो गिरवी रखवा दें। तो ये अगेन वही बात है कि हम पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, पर जब इम्प्लीमेंटेशन में चीज़ जाती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होनी है, इधर हमें ये चेक एंड बैलेंस रखना है गवर्नमेंट को, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को किस तरह के इंसेंटिव्स दरकार हैं। प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है, फाइनेंसिंग करना चाहता है, मगर वही बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही अच्छी नहीं है। इस टाइम में ग्लोबल मार्केट है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा USA में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया इस टाइम बहुत आगे, इस पर बहुत काम किया जा रहा है। तो हमारे नेबर इंडिया इस टाइम सोलर और विंड में बहुत काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल होता है, अगर उसे फीजिबल टर्म्स मिल जाती हैं, अगर उससे सही टर्म्स मिल जाती हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी मिल जाती है, कि ये भी बहुत बड़ा मसला है। हम एक पॉलिसी निकालते हैं, फिर उसके थोड़े अरसे बाद हम उस पॉलिसी के टर्म्स चेंज कर देते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, वो नया पॉलिसी इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो आज आके जब इस सबको जब हमने एक ही लेंस से देखना है, अब आपने गैस की बात की है, हमें पता है कि गैस की ज़खायर हमारे लिमिटेड हैं, उन्होंने ख़त्म हो जाना है। वेकॉक का हमने एक इनिशिएटिव सुना था जहाँ पे ये होना था कि आपकी जो प्राइस है जो कि गैस की है उसकी बढ़ जानी थी, ताकि लोगों को एक इंसेंटिव दिया जा सके टू शिफ्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि आप अपनी जो चूल्हे हैं, जो आपके गीज़र्स हैं, उनको बिजली से चलाएं ना कि गैस से चलाएं। तो ये सारी चीज़ें तभी इम्प्लीमेंट होती हैं जब गवर्नमेंट इसके अराउंड पॉलिसीज़ बनाए और फिर इनको इम्प्लीमेंट करवाए। आप रिलीफ दें लोगों को, आप सस्ते गैस बिजली के गीज़र फराम करें, आप लोगों को शिफ्ट कराने के लिए इनिशिएटिव दें, कोई लोन्स दें, कोई इस तरह के काम दें कि आप उनके बिल में ये पैसे डाल दें, मगर 5 साल में वो आपका जो है वो उसके पैसे पूरे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा करके लोगों को एक इस तरह की सहूलत दे सकती है गवर्नमेंट। सो देयर आर वेज़ जो कि किए जा रहे हैं, दुनिया भर में किए जा रहे हैं, मगर वही बात है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ने सोचना है, और सोचने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो वही है जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप प्राइवेट सेक्टर यानी सारा सवाल आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन पे ना, क्योंकि बैठें। जिस तरीके से आपने भी कहा और डॉक्टर खालिद भी यही बात कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती यही जानने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि हुकूमत के जो वाज़ेह चीज़ें, जैसे कि आपने भी कहा कि वसाइल इतने नहीं हैं, और जिस तरह से टर्म्स एंड पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर भाग जाते हैं। डॉक्टर खालिद, आपकी नज़र में, क्योंकि हुकूमत हमारी जो है वो इस तरह से, अभी आप भी देख रहे हैं कि मईशत का क्या हाल है, और इन तमाम सिनेरियो के अंदर जब हमारे पास बिजली के ज़खायर कम है, जब हमारे पास गैस के ज़खायर नहीं है, लोग हर कोई जो है वो सोलर पैनल की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम एक आम आदमी को देखें वो तो बिजली का बिल भी अदा नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इस तमाम चीज़ों को देखें तो हुकूमत का रोल क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखें, अभी जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो बड़े एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बन रही हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक फ्रंट पे एक ऐसा टर्मोइल फेस कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमारे पास जो रिज़र्व्स बचे हैं डॉलर्स के वो कितने होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, हमने जो कर्ज़े लिए हैं वो किस तरह से वापस करने हैं। तो जो भी पॉलिसी बन रही है वो इन चीज़ों को देख के बन रही है। लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे चार्टर की ज़रूरत है। कुछ अर्सा पहले बड़ी एक अच्छी पॉलिटिशियंस में बात हो रही थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन किया जाए। मेरे ख्याल से हमें एक चार्टर ऑफ एनर्जी साइन करने की ज़रूरत है, या चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट साइन करने की ज़रूरत है, कुछ इस तरह से कि हम इस चार्टर को लेके अपनी इकोनॉमी को ठीक करेंगे, ना कि हम अपनी पहले इकोनॉमी को ठीक करेंगे और फिर हम इन चॉइसेस की तरफ आएंगे। उस टाइम तक बड़ी देर हो चुकी होगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने अगर अपने कर्ज़े अदा करने हैं तो पाकिस्तान अपना कर्ज़ा अपनी इस तरह से अदा कर सकता है कि अपनी फ्यूल की मद में जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम किया जाए। पाकिस्तान जो गैर ज़रूरी अखराजात आप फॉसल फ्यूल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉलेटाइल हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में हमें नहीं पता कि वो आज रशिया यूक्रेन की वार हो रही है तो ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हैं, मिडल ईस्ट में कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो वो ऑयल प्राइसेस जो अभी $60 के अराउंड है पर बैरल, वो 100, 200, 150 पे चली जाएंगी। तो उससे हमारी मुल्क में वो स्टेबिलिटी इकॉनमी में कभी नहीं आ सकती। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें तवील मुद्दती पॉलिसी की तरफ जाना होगा। वो किस तरह से जाना होगा?
हमें अपने कर्ज़े रीस्केजुअल करवाने हैं तो डेट टू नेचर स्वैप की तरफ जाना होगा। हमें अपने जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने कर्ज़े लिए हैं उन कंट्रीज़ को ये समझाना है कि हम लोग 8वें बड़े वॉलेटाइल कंट्री हैं जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो हमें अपने कर्ज़े इस सेंस में माफ़ करवाने हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम अपने घर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंश्योर करेंगे। हो क्या रहा है, हम कोल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, कोयले की वजह से हम किसी अगर इनिशिएटिव में जाते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज़्म है, हमारे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स हैं और इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको फाइनेंस देते हैं, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में लेके आते हैं ताकि आप इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं। वो लोग हमें उन क्राइटेरियाज़ पे जांचते हैं कि आपने अपने कंट्री में, अपने मुल्क में कितने काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए लगाए हैं खुद से। अगर हम कोल पे सरमायाकारी कर रहे हैं तो हमारा केस जो है वो बड़ा मुतासर हो सकता है, हमें वो फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी जिसकी बेस पे हम इन सारे चीज़ों को, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही, यानी आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की तो ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ आपकी बड़ी अच्छी बात ये थी कि वसाइल पर काबू पाना चाहिए। और जैसे कि आपने ये भी कहा कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे बैरून ममालिक के लोगों को हम देखें तो वो लोग हम यहाँ पर जांचने ही ये बात आते हैं कि यहाँ पर कितने वसाइल लगे हुए हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ कितनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही तमाम तरह जैसे ग्रूमिंग होती है किसी भी कंट्री की तो वो उसी तरीके से होती है। मुस्तफ़ा, आपकी नज़र में अगर हम तवन्नाई की बात करें या फिर हम काबिल तजदीद तवन्नाई को फ़रोग़ देने की बात करें तो उसके लिए कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसकी अशद ज़रूरत है? जी, पहली बात फॉर स्टार्टर्स मेरा ख्याल है यही बात कि क्राइसिस हमारा है क्या। सबसे पहले तो हमें फाइनेंस सिक्योर करनी है, हमें पैसे लेके आने हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगें। एक तो ये चीज़ इस तरह होगी कि नए मंसूबे लगाए जाएं। साथ ही साथ हमने एक नेट मीटरिंग की स्कीम शुरू की जहाँ पे हमने लोगों को एक तरह से इंसेंटिव दिया कि आप अपने छतों पे लगाएं। आप अपने वो लोग जो कि ग्रिड से हट सकते हैं, जो अपनी ज़रूरत सोलर पैनल्स के थ्रू छतों पे लगाकर पूरी कर सकते हैं, हम उन्हें इंसेंटिवाइज़ करें ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करें, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा जो शॉर्टफॉल है लोड शेडिंग का वो कम हो सके। साथ ही साथ हम अपने ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी डालें, उसकी मिकदार बढ़ाएं, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। हम अपने आप को अच्छी पॉलिसीज़, अगेन वही बात जो पहले हम कर चुके हैं कि पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, मगर साथ ही साथ जब हम ये करेंगे हमारे ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ेगा, हमारी डिपेंडेंसी जो है इम्पोर्टेड फ्यूल पे वो कम होती जाएगी। फिर हमें अपने जो इम्पोर्टेड कोल के कुछ मंसूबे लगे हुए हैं, कुछ हमारे RLNG के इम्पोर्टेड हैं, वो हमें चलाने नहीं पड़ेंगे। हमारी जो डे की डिमांड है काफ़ी हद तक हम सोलर के थ्रू मीट कर सकते हैं। हमारे विंड एनर्जी कॉरिडोर्स एक्सेप्शनल पोटेंशियल हमारे जिम्पीर का, घारों का रीजन है, साथ ही साथ ये कराची के बहुत करीब है, लोड सेंटर्स के करीब है, ये सारा एरिया हैदराबाद के करीब है। हम लोग अगर गवादर में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी एक एक्सीलेंट सोर्स। तो हम ये अपनी कुछ सिटीज़ को अगर रिन्यूएबल्स की तरफ लेकर जाएं, डिमांड कम करें, साथ ही साथ हम सप्लाई अपनी बढ़ाएं। अगेन वही बात है कि दोनों चीज़ें, सारा कुछ मिल मिला के होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करने लग जाएं और कहें कि ये हम एनर्जी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अपने सिचुएशन इकोनॉमी की बेहतर कर लें। इस तरह नहीं हो सकता। आपको हमेशा गिव एंड टेक के ऊपर काम करना पड़ेगा। यूल हैव टू जब आप पैसे लेने जाते हैं आपको कोई मंसूबा दिखाना पड़ेगा, आपको कोई डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, आपको इकोनॉमी के लिए एनर्जी सेक्टर की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी कि हम ये करने जा रहे हैं, इस तरह मंसूबे लगाएंगे, ये हमारा फ्यूचर है, ये पाथवे है और ये हम फाइनेंसिंग दे रहे हैं। तो ऑल कलेक्टिवली व्हेन दिस मटीरियलाइजेस देन वी विल सी अ डिफरेंस। और मेरा ख्याल है यही एक चीज़ है जिस पे इस टाइम फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरीके से मनसूबाबंदी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मनसूबाबंदी होगी तो ही तमाम तर जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मईशत जैसे कि हम लोग अभी बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिसीज़ बनाने की जो बात की है, पॉलिसीज़ तो बन जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंट करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारे मुल्क को इन तमाम सोर्सेज़ की, इन तमाम एनर्जीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये एनर्जीज़ हमारे मुल्क के अंदर नहीं आएगी तब तक हम बेहतरी की जानिब गामज़न नहीं होंगे। मेरे दोनों मौसस मेहमान डॉक्टर खालिद वलीद साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा अमजद साहब मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे अपने मेज़बान कुरत लैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।